नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भूटान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भूटान के चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सेंगे वांगचुक से की मुलाकात। भारत भूटान के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने थिम्पू में काल चक्र समारोह का भी किया उद्घाटन। दिल्ली कार विस्फोट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। एनआईए करेगी दिल्ली ब्लास्ट की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विस्फोट में शामिल हर अपराधी की तलाश करने का दिया निर्देश। कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में होंगे शामिल। आतंकी नेटवर्क पर करारी चोट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैश ए मोहम्मद पर बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की 200 जगहों पर रेड। कुलगाम से सोपोर तक छापामारी। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण। श्री राम मंदिर के 7 शिखर पहली बार भगवा ध्वज से होंगे सुशोभित। 21 से 25 नवंबर तक अयोध्या में होंगे अभूतपूर्व सांस्कृतिक आयोजन। यहां 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किंग्स मशाल का अनावरण। खेल मंत्री ने भारत को खेल राष्ट्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रमंडल खेल अगले साल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होंगे आयोजित। किंग्स मशाल रिले राष्ट्रमंडल में सद्भावना, दृढ़ता और प्रगति के मूल्यों का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दूसरे दिन आज सुबह भूटान के चौथे और पूर्व नरेश ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सेंगे वांगचुक से मुलाकात की और बाद में थिम्पू में कालचक्र अभिषेक समारोह में संयुक्त रूप से सम्मिलित होकर उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा ड्रुक ग्यालपो जिग्मे खैसर नामगेल वांगचुक के बीच थिम्पू में आज प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत भूटान के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता में सीमा सहयोग, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक दूसरे के विकास में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में कालचक्र समारोह का उद्घाटन किया। ये दोनों देशों के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और विस्तृत अनुष्ठानों में से एक कालचक्र 3 दिवसीय अभिषेक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से उन्नत ध्यान साधनाओं के लिए आशीर्वाद और प्राधिकरण प्रदान किए जाते हैं। यह अभिषेक समारोह 4 नवंबर से 17 नवंबर तक भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। कुलगाम, शोपियां और सोपोर जिलों में पुलिस ने एक साथ सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी कर संगठन की गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया है। कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की और ये छापामारी जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और उनके सहयोगियों के घरों परिसरों में की गई। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जमीनी स्तर पर आतंकी तंत्र और उसके समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई है। उधर शोपियां पुलिस शोपियां जिले में कई जगहों पर जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर तलाशी ले रही है। वहीं सोपोर पुलिस ने भी जैश ए मोहम्मद और
आई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई संगठन की गतिविधियों और वित्तीय स्रोत की जांच के सिलसिले में की गई है। छापों के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। कई जमात सदस्यों से पूछताछ जारी है ताकि आतंक नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की घटना के बाद मंगलवार को दिल्ली और देश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख जैसे देश के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए, जबकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी ऑनलाइन इस बैठक से जुड़े। शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्री को धमाके के बाद की पूरी स्थिति और अब तक की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गृह मंत्री ने साफ किया कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस घटना की हर पहलू से गहराई से पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विस्फोट में शामिल हर अपराधी की तलाश करने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने विस्फोट की जांच एनआई को सौंप दी है। जांच एजेंसियां पूरी तत्परता से विस्फोट की जांच में जुट गई हैं। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहा है। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों से पूछताछ की है। 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है। दिल्ली हमले में निर्दोषों के साथ पूरा देश मजबूती से लगातार खड़ा हुआ है। इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होने वाले हैं। बैठक में दिल्ली ब्लास्ट की जांच की समीक्षा होगी। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक चर्चा भी संभव है। गृहमंत्री अमित शाह ब्लास्ट की प्रकृति और स्थिति पर विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एआई इन द बॉक्स एक ऐसी चीज है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। हमने इसे आजमाया है, ये बहुत सफल रही है। And has already been brought out that the platform alone is not relevant. It has to have number of layers supported by this democratized phenomena, that is AI, quantum, robotics, auto system, DEW, that is direct energy weapons, cyber tools, etc. Especially in the gray zone, these play a very important role. So the platforms may be there for a conventional when you have a contact and kinetic battle. But what happens to the other 3 quadrants? Who fights these battles? So these are the new players who have come in now. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नियाग्रा में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की आशा जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए आनंद को बधाई दी और नए रोड मैप 2025 के कार्यान्वयन में प्रगति की सराहना की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर सहयोग के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर्स के साथ G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 13 नवंबर तक कनाडा के दौरे पर हैं। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को
मजबूत बनाने में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के मंत्रियों के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन सहित कई आउटरीच राष्ट्रों के मंत्री शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना की राजधानी बोरिनो पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और कालाहारी रेगिस्तान से 8 चीतों को भारत भेजने के समझौते को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। राजधानी गोबोरोन के सर सेरेत से खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा गिडियन बोको ने स्वयं उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा भारत बोत्सवाना संबंधों को मजबूत करने और कालाहारी रेगिस्तान से 8 चीतों को भारत लाने के समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से की जा रही है। इन चीतों को गाबोरोन से 10 किलोमीटर दूर मोकोलोदी नेचर रिजर्व में लाया गया, जहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोको इन चीतों को क्वारंटीन एरिया में छोड़े जाने का प्रतीकात्मक समारोह देखने वाली हैं। ये पहल प्रोजेक्ट चीता और वन्यजीव संरक्षण सहयोग का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान राष्ट्रपति बोको के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगी। साथ ही दोनों नेता कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी करने वाले हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना की संसद को संबोधित भी करेंगी और वहां बसे भारतीय समुदायों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा उनके 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना के दौरे का हिस्सा है। उन्होंने पहले अंगोला का दौरा किया, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। मुझे लुआंडा आकर बहुत खुशी हो रही है। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला राजकीय दौरा है। मैं अंगोला की सरकार और जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी प्रतिनिधि मंडल का आत्मीय स्वागत किया। आज राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए क्रेडिट लाइन के अलावा कृषि, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के क्षेत्र में 3 MOUs पर हस्ताक्षर किया गया। संसद सदन और अंगोला के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं।
अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अंगला में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने, भारत के प्रति अपने स्नेह और भारतीय ध्वज को ऊंचा रखने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति जी के सामने बैठ के आज उन्हें हमें प्रत्यक्ष सुनने मिला, ये हमारे सबके लिए एक जीवन भर के लिए एक यादगिरी रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले गए। इसके साथ ही 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 66.91% मतदान हुआ, जो 1951 में हुए पहले राज्य चुनाव के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा। साथ ही राज्य ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं का भी रिकॉर्ड दर्ज किया। चुनाव आयोग ने बताया कि 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04% दर्ज किया गया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.56% रहा। मंगलवार को हुए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में महिलाओं ने फिर से बड़ी संख्या में मतदान किया, जो 74.03% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 64.1% रहा। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के कई मंत्री, प्रमुख विपक्षी नेता और निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं, उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर एवरेज मिलाएं इन 2000 बूथ को छोड़ के, तो लगभग 66.90% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% लगभग अधिक है। इस डाटा में अभी और थोड़ी सी वृद्धि संभावित है। इस चरण में कुल उम्मीदवार 1302 थे, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार और एक तृतीयलिंगी उम्मीदवार थे। इस चरण में जितने भी हमारे ईवीएम और वीवीपैट जो बदले हैं, वो पिछले विधानसभा से कम बदले हैं। बैलेट यूनिट में 1.34% हमारे बदले हैं, कंट्रोल यूनिट 1.55% और वीवीपैट 3.42%, जो पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। इस चरण में हमारे सामान्य प्रेक्षक जो थे, जनरल ऑब्जर्वर्स, वो 122, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 34, पुलिस प्रेक्षक 20 और माइक्रो प्रेक्षक जो थे वो 2224 की संख्या में थे। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है।
अयोध्या नगरी एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद अब 25 नवंबर को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराने वाले हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब ध्वजारोहण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राम मंदिर के 7 शिखर पहली बार भगवा ध्वज से सुशोभित होंगे। मुख्य शिखर के ठीक नीचे विराजमान श्री राम लला की दृष्टि जैसे ही ध्वज पर पड़ेगी तो ये एक अलौकिक घटना के रूप में देश विदेश के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की स्मृति में सदा के लिए अंकित हो जाएगी। ये ऐतिहासिक घटना 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक और स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखी जा रही है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि देश विदेश के करोड़ों लोग इसका लाइव प्रसारण देख सकें। यह आयोजन सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिवसीय उत्सव का रूप लेगा। 21 से 25 नवंबर तक अयोध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति गीतों के आयोजन होने वाले हैं। मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि जो पताका भगवान के मंदिर पर लहराए शिखर पर, उसमें यदि किसी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है तो रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग इस कार्य में बहुत विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सहायता ली जाए जिससे कि किसी प्रकार की वहां पर जब 25 नवंबर को यह होगा तो कोई कठिनाई नहीं। जो लक्ष्मण जी का है, शेषावतार जिसे कहते हैं, वो और परकोटा के 6 मंदिर, इन सभी पर ध्वज लहराएगा। इन पर ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है। बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लगना है वह। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को एक रंगारंग समारोह में 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किंग्स मशाल का अनावरण करते हुए 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आज भारत विश्व स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है और पदक भी जीत रहा है। हम खेलों में और आगे बढ़ेंगे और वर्ष 2036 तक भारत दुनिया के शीर्ष 10 पदक विजेताओं में शामिल होगा और 2047 तक जब देश स्वतंत्रता की 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा तब देश शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में सम्मिलित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किंग्स मशाल रिले राष्ट्रमंडल में सद्भावना, दृढ़ता और प्रगति के मूल्यों का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल अगले साल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले हैं। आज किंग बैटन अनवेलिंग हुआ ग्लासगो 2026 के लिए। देश के सारे स्टेट में ये बैटन घूमेगी, देश की सभी यूनिवर्सिटी में जाएगी और ये बैटन स्पोर्ट्समैनशिप, इक्वालिटी और फ्रेंडशिप का प्रतीक है। स्पोर्ट्स एक स्पिरिट है, स्पोर्ट्स इंडियन सिटीजन का नेचर है, स्पोर्ट्स देश में आगे बढ़ रहा है। ये बदलता भारत है। अभी हम वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड
टूर्नामेंट का आयोजन भी कर रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते भी हैं। आने वाले दिनों में हम स्पोर्ट्स सेक्टर में और आगे बढ़ेंगे और 2036 में भारत स्पोर्ट्स में मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम स्पोर्ट्स में दुनिया में 1 से 5 रैंक में आके रहेंगे। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने चल रहे तीनों सेनाओं के त्रिशूल अभ्यास के तहत राजस्थान के जैसलमेर में एक्सरसाइज मरु ज्वाला का आयोजन किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस अभ्यास की कुछ महत्वपूर्ण झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।